तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज की इस Q&A वीडियो के अंदर। हर फ्राइडे जो है वो होती है Q&A वीडियो और आज समय आ गया एक बार फिर से आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सारे मैं यहाँ पे आंसर करूंगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दें। और हमेशा की तरह मैं कहता हूं अगर आपका क्वेश्चन नहीं आता है भाई वीडियो में तो इतना डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है, आप कॉमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं मैक्सिमम कॉमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली 400 कॉमेंट्स है, लोग कहते हैं कि भाई मेरा कॉमेंट जानबूझ के पिकअप नहीं करा। भाई अगर 400 कमेंट्स के मैं जवाब दे पाता 15 मिनट के अंदर तो बात ही क्या थी, लेकिन वो करना पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन आता है उत्कर्ष रायना की तरफ से और अगर आप देखें गाइस यहाँ पे तो इनके नाम के साइड में एक बैज सा बन रखा है। अब इस चीज को मैं मेंशन नहीं करता लेकिन ये बैज आपको मिलता है अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनते हैं और उत्कर्ष रायना को मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा क्योंकि वो मेंबर बने हमारे चैनल के। आपको कई सारी एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी अगर आप मेंबर हैं और आप वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। तो इनका क्वेश्चन है, विल जिंदर महल विन एनी वर्ल्ड टाइटल इन द फ्यूचर? भाई देखो जिंदर महल अभी जो है वो वापसी अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं, इंजर्ड हैं। उनकी इंस्टाग्राम के ऊपर हम देखते हैं वर्कआउट वीडियोस और मुझे लगता है कि जल्द वो वापस आएंगे और जिस तरीके से उनको यूज करा जाएगा उस पर डिपेंड करेगा क्या वो चैंपियनशिप जीतेंगे या फिर नहीं। मिड कार्ड टाइटल डेफिनेटली वो जीत सकते हैं, वर्ल्ड टाइटल तक जाएंगे या फिर नहीं वो देखने की बात है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं पूरा नहीं पढ़ने वाला, शायद इसको मुझे अपने चेहरे के आगे लगाना पड़ेगा, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैकिंटायर, फील्ड और रैंडी ऑर्टन का हम ट्रिपल थ्रेट का मैच करा दें तो भाई क्या आखिर ये एक सुसाइड नहीं होगा? क्योंकि तीनों में से कोई भी सुपरस्टार इस समय एक जो है वो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता और ये कहते हैं यहाँ पे कि कीथ ली जैसे एक सुपरस्टार को होना चाहिए रैंडी ऑर्टन का अपोनेंट, क्योंकि वो अगर हारते भी ऑर्टन से तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होगी लेकिन उनको एलिवेट होने का मौका मिलेगा, एक मेन इवेंट फ्यूड का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस पॉइंट के साथ और मेरा यहाँ पे कुछ खास ओपिनियन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ कमेंट में ही लिखा हुआ है। लेकिन इस चीज को मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि जो मैकिंटायर, फील्ड और ऑर्टन का ट्रिपल थ्रेट मैच है वो काफी बड़ा मैच है, इनफैक्ट रेसलमेनिया लायक मैच है, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली कोई भी नहीं हार सकता। मैकिंटायर अभी टाइटल हारे हैं, वो फिर से लॉस नहीं अफोर्ड कर सकते। ऑर्टन अभी चैंपियनशिप जीते हैं और जैसा कि कमेंट ने मेंशन करा फील्ड जो है ऑलरेडी इतने टाइटल लॉस ले चुके हैं कि अब उनको टाइटल के मैच में डाल के नहीं हराया जा सकता। तो ये मैच होगा या फिर नहीं आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली कीथ ली वर्सेस रैंडी ऑर्टन एक ऐसा मैच है जो मैं देखना चाहूंगा। उसके बाद ये कहते हैं रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन, हु विल विन? बोथ कैन नॉट अफोर्ड अ लॉस इन दिस सिचुएशन। भाई ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आखिर रोमन और ऑर्टन में से जीतेगा कौन, क्योंकि मैच तो बुक कर दिया गया है लेकिन आई थिंक कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन देखने को मिल सकती है और अब ये बात ना भूले कि ऑर्टन और रोमन रेंज दोनों हील सुपरस्टार्स हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हमें हील वर्सेस हील देखने का मिलता है और इस वजह से जो ये मैच है वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसकी एंडिंग किस तरीके से रहेगी वो आगे आने वाले हफ्तों के बिल्डअप के बाद हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। उल्टा ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए डालूंगा कि आप किसको देखना चाहेंगे जीतता हुआ इस मैच को और क्यों, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट से बताएं। अगला क्वेश्चन आता है रेटेड आर की तरफ से और ये पूछते हैं कि भाई अंडरटेकर क्योंकि अब सर्वाइवर सीरीज में आने वाले हैं तो क्या फील्ड उनको अटैक कर सकता है? क्योंकि फील्ड यूजुअली उन बंदों को अटैक करता है जो कि पहले ब्रे वायत से हारे हुए हैं। अब ये एक अच्छा पॉइंट है और ऑब्वियसली अंडरटेकर और ब्रे वायत की हिस्ट्री क्रिएट हो सकती है, एक फ्यूड बनाई जा सकती है और फील्ड अगर टेकर को अटैक करता है तो उसके बाद अगर इनके बीच में मैच नहीं होता तो एक सेगमेंट जरूर हमें देखने को मिल सकती है और अगर ये होगा तो मैं डेफिनेटली इसके लिए इन हूं, मैं जरूर चाहूंगा ऐसा कुछ हो और क्या पता ये लीड भी करेगा अंडरटेकर वर्सेस फील्ड के मैच में। तो इंटरेस्टिंग है देखना, लेकिन इसकी होने की पॉसिबिलिटी अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रही। अगर WWE सरप्राइज देना चाहेगी तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। ब्रे वायत कहीं कहीं टीज कर रहे हैं अंडरटेकर को, लेकिन उन्होंने वो चीज पहले भी करी है और उनका जो मैच हुआ है फायरफ्लाई फन हाउस के बाद तो नहीं हुआ है अंडरटेकर के साथ। तो इस बार क्या वो मोमेंट आएगी सर्वाइवर सीरीज में देखेंगे एंड आई रियली होप कि ऐसा WWE करे। अगला क्वेश्चन आता है गौरव की तरफ से, 2-3 वीक्स अगो व्हाई WWE अपलोडेड AJ Lee's match against Paige on their YouTube channel as WWE don't features any person that has left WWE in bad terms। अब ये चीज मैं ट्रैक नहीं कर रहा कि वो उन बंदों की अपलोड करते हैं या फिर नहीं करते वीडियो, लेकिन अगर उन्होंने कर भी दी तो प्रॉब्ली इसका कोई मतलब इतना नहीं है कि वो वापस आने वाली है। पेज मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं WWE के साथ ऑब्वियसली लिंक्ड है, वो वापस आ सकती हैं कभी भी, लेकिन AJ Lee जो है रेसलिंग में नहीं आने वाली और वो एक राइटर बन चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल एक अलग जो है वो करियर पाथ ले लिया है और उसके अंदर वो बहुत सक्सेसफुल भी हो रही है, कोई रीजन नहीं बनता कि वो रेसलिंग में वापस आएंगी। अगला क्वेश्चन आता है AP की तरफ से, टेल मी योर टॉप 5 फेवरेट मोमेंट्स ऑफ द डेकेड
और ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप के ऊपर लिख के रखा हुआ था ताकि मैं आप लोगों को गलत ना बता दूं। और मैंने जो अपनी टॉप 5 मोमेंट्स बताई हैं गाइस, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 पे आता है सीएम पंक का पाइप बॉम्ब और उनके मनी इन द बैंक की विक्ट्री। तो हम बात कर रहे हैं 2010 से लेकर 19 तक। एक मोमेंट ये है, ये कोई ऑर्डर में नहीं है कि बेस्ट ये थी वर्स्ट ये थी। उसके बाद आती है अंडरटेकर की स्ट्रीक। ऑब्वियसली वो जो ब्रेक हुई रेसलमेनिया 30 के अंदर, वो चीज कभी भी जो है हम भुला नहीं सकते। और उसी शो में एक और चीज जो हम नहीं भुला सकते वो थी पूरी डैनियल ब्रायन वो स्टोरी लाइन जो हमें पिछले डेकेड में देखने को मिली थी। और जिस तरीके से वो रेसलमेनिया 30 में जीते, द मिरेकल ऑन बर्बन स्ट्रीट। और उसके बाद दी अराइवल ऑफ शील्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि शील्ड जो है वो WWE का फ्यूचर बनी। शील्ड के 3 सुपरस्टार्स WWE के टॉप 3 सुपरस्टार्स बने थे। और अगर शील्ड नहीं आती तो आज उन पोजीशंस में कौन होता हम सोच भी नहीं सकते। तो डेफिनेटली दी अराइवल ऑफ द शील्ड। और फाइनली जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो है शॉन माइकल्स रिटायरमेंट एट रेसलमेनिया 26, क्योंकि वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट थी मेरे लिए। शॉन माइकल्स वन ऑफ द फेवरेट रेसलर्स हैं और सब लोग अपनी लिस्ट में उनका नाम लेते हैं क्योंकि इतने कमाल के मैचेस उन्होंने ओवर द इयर्स दिए हैं। और डीएक्स के साथ जिस तरीके से शॉन माइकल्स थे, बहुत रिस्पेक्ट मैं उनकी करता हूं और हमेशा से एंटरटेन भी मैं हुआ हूं शॉन माइकल्स को देख के। और जब वो रिटायर हुए थे डेफिनेटली मुझे अच्छा नहीं लगा। और इतनी ज्यादा मेरे लिए वो मेजर मोमेंट है इस करियर में। एक तो उनका जो मैच हुआ टेकर के साथ वो, और ऊपर से वो पर्टिकुलर मोमेंट जो है डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ी थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है MJF इज बेटर देन यू की तरह से। डू यू थिंक दैट इंटरनेट ruined I think wrestling? What changes AEW should do to improve their women's division? Will you watch Wrestle Kingdom? भाई पहली बात मैं Wrestle Kingdom नहीं देखूंगा क्योंकि मैं न्यू जापान प्रो रेसलिंग को फॉलो नहीं करता हूं। बहुत लोगों को ऐसी मिथ लगती है कि मैं यहाँ पे बैठ के NJPW ROH वगैरह सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ WWE और AEW को जो है मैं फॉलो करता हूँ। और जहां तक AEW को क्या चेंजेस करने चाहिए अपने विमेंस डिवीजन के अंदर, मेरे हिसाब से उनको कोई ऐसे लोगों को ऐड करना चाहिए जो कि पहले से फेमस हो, क्योंकि वो चीज करनी बहुत जरूरी है। नहीं तो तब तक लोगों का ध्यान उस पर जाएगा नहीं। कितने भी हम अच्छे मैचेस देते हैं, हम मैचेस की तारीफ कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रोस्टर के ऊपर ध्यान तभी जाएगा, स्टोरी लाइंस पे ध्यान तभी जाएगा जब जो स्टार्स कंपीट कर रहे हैं उसके अंदर वो बिग नेम स्टार्स होने चाहिए। और इनका क्वेश्चन जो आता है, इंटरनेट रूइंड रेसलिंग। वेल आई थिंक इंटरनेट ने ऑब्वियसली बहुत तरीके से रेसलिंग को चेंज करा है। जो चीजें वो लीक हो जाती हैं, लोग अपने ओपिनियंस देते हैं हर चीजों के बारे में, और कुछ लोगों के ख्यालों में डेफिनेटली इसका मतलब है कि रूइन कर दिया है सब कुछ इंटरनेट ने। और ये मैं इससे कहीं हद तक एग्री करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होता तो बहुत से लोग मिसलीड भी होते, सोचते कि कुछ ऐसा है लेकिन एक्चुअल रियलिटी उनको पता नहीं लगती। तो एक पॉजिटिव भी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव भी है। और जो फैंस आपस में ऑनलाइन लड़ते रहते हैं भाई रेसलिंग को लेके, सबसे स्टूपिड चीज लगती है। क्योंकि पहली बात तो रेसलिंग देखना आपकी लाइफ में नंबर 1 इंपॉर्टेंट चीज हो नहीं सकती। ये बात मैं जानता हूं, आप लोग भी ऑनेस्टली ये बात जानते हैं कि रेसलिंग आपकी पूरी लाइफ के अंदर नंबर 1 चीज तो हो नहीं सकती है। आप उसको बहुत पसंद करते हैं, मेरी तरह आप भी बहुत उसके लिए पैशनेट हैं, और जब भी वो टीवी पे हम देखना उसे पसंद करते हैं। लेकिन क्या वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम बाकियों के अगेंस्ट जाके इस चीज को डिफेंड करें? मतलब अगर आपका ओपिनियन कुछ है तो क्यों ना आप उस ओपिनियन को अपने तक ही रखें और दूसरे ओपिनियन को बस अप्रिशिएट करके आगे बढ़ जाएं, इंस्टेड कि आप उसको बोले नहीं भाई मैं तो ऐसा सोचता हूं। और यही बिल्कुल सही चीज है, हमें अपना ओपिनियन दूसरों के ऊपर फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपना ओपिनियन अपने तक ही रखें और दूसरे के ओपिनियन से एक्नॉलेजमेंट ले लें, बस उतना ही बहुत है। उसके बाद गाइस आता है यहाँ पे क्वेश्चन आशीष की तरफ से, और सॉरी अश्लेष की तरफ से। पूछते हैं व्हाई 18 to 49 डेमोग्राफिक इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एज रेटिंग्स, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। और बोनस क्वेश्चन भी है यहाँ पे, व्हाई डिड यू नॉट मेक द रिव्यू वीडियो ऑफ NXT Halloween Havoc एंड AEW? अब भाई देखो, मुझे पता है कि मैंने आपको बताया नहीं इस बारे में, लेकिन कल जो है दिन जो है बिल्कुल अलग सा ही गया मेरा। सुबह सुबह मुझे किसी काम से घर से निकलना पड़ गया था और आई वॉजंट एट होम, मैं घर पे नहीं था पूरे दिन। और जब मैं वापस आया 7-8 बजे, मैं इतना थक चुका था कि 2 शोज देख के उनका रिव्यू करना और रात को कहीं 10-11 बजे उस वीडियो को डालने गई, मुझे कोई सेंस दिखी नहीं। और अभी तक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने दोनों शोज को ढंग से देखा नहीं। Halloween Havoc आधी देखी और AEW में मुझे पता भी नहीं है कि हुआ क्या है, तो मुझे भी खुद कैचअप करना है। और डेफिनेटली अगले हफ्ते रिव्यूज वापस आ जाएंगे। और एक एक्साइटिंग सीरीज है जो मंडे नाइट वॉर्स को रिप्लेस करेगी, वो वाली नहीं, एक और वीकली सीरीज जो मैं लाने की सोच रहा हूं, और उसके बारे में आपको जल्द बताऊंगा। और डेफिनेटली मुझे लगता है आप वो सुन के खुश होंगे। लेकिन आते हैं वापस इनके क्वेश्चन के ऊपर, 1849 डेमोग्राफिक। भाई बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं और इसका रीजन मैं आज आपको बताता हूं। इसका रीजन ये है कि 1849 डेमोग्राफिक वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा पैसा खर्चते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा खर्चने का फायदा इस तरीके से है कि जब कोई शो आता है हमें उसकी एड देखने को मिलती है, उस एड को हम
देख के उस आइटम को परचेज करने की सोचते हैं और जाके उसको खरीदते हैं, तो 18 से 49 डेमोग्राफिक में जब लोग सबसे ज्यादा पैसे खर्चेंगे तो नेटवर्क को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, एडवर्टाइजर्स को फायदा होगा, क्योंकि वो एड दिखाने की वजह से जो है लोग जाके शॉपिंग कर रहे हैं, अपने पैसे खर्च रहे हैं। एक रीजन तो ये है, और दूसरा ये कि जो 18 से 49 वाले लोग हैं ये इतनी ब्रांड लॉयल नहीं होते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनको एक चीज बहुत अच्छी लग रही है लेकिन कोई नई बढ़िया चीज आई है तो वो उस पर पैसा नहीं खर्चेंगे, तो इतनी लॉयल्टी नहीं होती इसके अंदर। और ये डेफिनेटली एडवर्टाइजर्स इनको टारगेट करते हैं, क्योंकि अगर ऐसे लोग मेरा शो देख रहे हैं तो शो के बीच में ऑब्वियसली वो एड्स को भी देखेंगे, और जब उन एड्स को देख के वो कोई नई चीज खरीदेंगे तो ये पूरे साइकिल में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सबको फायदा हो गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब AEW डायनामाइट 1849 डेमोग्राफिक में जीत गई और ओवरऑल व्यूअरशिप में नहीं जीती, तो तब भी एक फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए वो बेटर रहा एज कंपेयर टू NXT। लेकिन ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करने आए नहीं है, और ओवरऑल WWE की वेल्थ वैसे ही बहुत ज्यादा है, एज अ बिजनेस वो बहुत आगे हैं, तो ये पॉइंट वैसे ही अपने आप में खत्म हो जाता है। बट वेरी नाइस क्वेश्चन, और मुझे पता है बहुत लोग ये जानना चाहते थे, तो उम्मीद करता हूं आपकी ये जो पूरा क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अमन पटेल की तरफ से, ब्रो आई सी योर कमेंट ऑन रेसल चैटर वीडियो, डिप्रेशन वीडियो, हाउ यू बोथ बिकेम गुड फ्रेंड्स एज ऑल्सो यू बोथ आर कंपेटिटर्स। भाई मैंने देखे वो कमेंट्स में आई डोंट नो ऑलमोस्ट 2000 लाइक्स कमेंट के ऊपर आ गए उसमें, और मैंने ये कोई लाइक्स पाने के लिए तो ऑब्वियसली नहीं करा था, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों ने जो बात जानी है उससे बहुत पहले से बात जानता हूँ रोहित के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कांटेक्ट में हूँ और हमारी बात होती रहती है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से वो अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर पा रहा। और जहां तक कंपटीशन की बात है, मैं कभी भी रेसलिंग चैनल्स को अपना कंपटीशन कंसीडर नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं कंटेंट बना रहा हूं वो सिर्फ मैं अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि और कोई मुझसे बेस्ट कैसे हो सकता है या फिर मैं किसी से बेस्ट क्यों नहीं हूं, वो सारे फालतू के ख्याल हैं, अपने पे ही फोकस रखना चाहिए। और अगर मेरे रेसल चैटर जितना सब्सक्राइबर्स मेरे हो भी जाएंगे तो वो मेरी खुद की वजह से होंगे, तो उस तक पहुंचने में मुझे जो है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, इंस्टेड कि मैं कंपटीशन को ही देखते रहूं। और क्या आप हम कैसे बने गुड फ्रेंड्स, ये तो बात भाई बहुत पहले चली जाती है, और ये बहुत लंबी स्टोरी है जो मैं आपको कभी और बताऊंगा, क्योंकि 5-10 मिनट लग सकते हैं उसमें आराम से। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि बहुत पहले से बात हो रही है हमारी आपस में, अराउंड 2-3 साल हो चुके हैं अब। आप लोग जानते हैं कि बहुत समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो डेफिनेटली थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन अमन। अगला क्वेश्चन आता है रेसल डेथ की तरफ से, आई नो ये क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, आ गया है, विच ब्रांड शुड विन सर्वाइवर सीरीज अकॉर्डिंग टू यू, रॉ और स्मैकडाउन। अब इस बारे में मैंने सोचा, और मैंने ये बात सोची कि भाई हमें पर्सनली क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सा ब्रांड जीते, और मैं बताता हूं कि फर्क क्यों नहीं पड़ता। क्योंकि लास्ट ईयर की सर्वाइवर सीरीज NXT जीती थी, क्या उसके बाद NXT के सर्वाइवर सीरीज जीतने का कोई भी फायदा हमें देखने को मिला? क्या WWE ने उस चीज को उठा के आगे कहीं यूज करा? तो फर्क क्या पड़ता है, रॉ जीते स्मैकडाउन जीते, आखिर 2 हफ्ते बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और ये सर्वाइवर सीरीज की विन कोई मैटर नहीं करेगी। और ये चीज मुझे पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर ब्रांड सुप्रेमेसी हो रही है तो जीतने वाले ब्रांड को या तो कुछ मिले, या हारने वाले ब्रांड को कोई पनिशमेंट टाइप मिलनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ऑन द लाइन जिसकी वजह से सर्वाइवर सीरीज का कुछ मतलब हो। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या ही करूं, रॉ मेरे हिसाब से जीतेगी, क्योंकि डेफिनेटली उनका रोस्टर बेटर है। विच रेसलमेनिया मेन इवेंट इज योर फेवरेट? ओ माय गॉड, बहुत सारे हैं मेन इवेंट यार रेसलमेनिया के जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं रेसलमेनिया 30 पे वापस जाऊंगा, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ द डेकेड में था और वो इकलौता रेसलमेनिया मेन इवेंट था, और मेरे हिसाब से वो बेस्ट चीज थी। अंडरटेकर शॉन माइकल्स वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग मैच, लेकिन डैनियल ब्रायन वाली जो रेसलमेनिया मेन इवेंट वाली फीलिंग थी, मतलब भाई वो किसी चीज को रिप्लेस नहीं करेगी। हु शुड विन इन सर्वाइवर सीरीज अकॉर्डिंग टू यू, रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इंटरफेरेंस होने का चांस है। क्लीन बोल्ड गेमिंग पूछते हैं, विल जेफ हार्डी गेट अ सेकंड चांस टू बी इन द मेन सर्वाइवर सीरीज रॉ टीम, एंड इफ नॉट व्हाई इज ही नॉट, ही मतलब क्यों नहीं है वो उस टीम के अंदर? तो भाई देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जेफ हार्डी और बाकी जितने भी लोग क्वालिफाइंग मैचेस हारे, कमेंट था कि ये सारों का आपस में मैच होगा लास्ट बंदे को डिसाइड करने के लिए, जो कि यूजुअली WWE हमेशा करती है, और शायद हमें हाँ ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। और अगर जेफ हार्डी नहीं होते हैं इस टीम के अंदर तो मैं बहुत बुरा सोचूंगा इस बारे में, क्योंकि भाई होना चाहिए उनको, अभी वो रॉकी ब्रांड पे आए हैं और वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स हैं, तो डेफिनेटली उन्हें होना चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो फिर से वही बात आती है कि WWE के पास कोई प्लान्स नहीं है, और एक और मैच करा देंगे उनका एलायंस से। अगला क्वेश्चन आता है गाइस यहाँ पे मृगांक की तरफ से, डू यू थिंक डोमिनिक मिस्टीरियो हैज अ ब्राइट करियर अहेड? डेफिनेटली, क्योंकि पहली बात तो रे मिस्टीरियो के बेटे हैं, तो उनको हमेशा एक एज अ गुड सेकंड जनरेशनल सुपरस्टार देखा जाएगा।
और उसके बाद जो है उनमें कैपेबिलिटी है, और ये बात मैं बहुत बार बोलता हूँ, लोगों को लगता है कि डोमिनिक इतने अच्छे नहीं है, अभी उनको माइक पे बहुत अच्छा होने की जरूरत है, उनको अपने कैरेक्टर में नई चीजें ऐड करने की जरूरत है। लेकिन भाई उस बंदे को 6-7 महीने भी नहीं हुए हैं आए हुए इस बिजनेस के अंदर, और एक रेगुलर परफॉर्मर की उसको आदत भी नहीं डली है, और अभी से जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है, रियली थिंक कि उनका फ्यूचर ब्राइट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आता है विनीत की तरफ से, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक। कहीं ना कहीं से रूमर्स आ रहे हैं रोमन रेंज सीएम पंक। भाई देखो, कितना भी ऑनलाइन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अभी हम बात कर रहे थे इंटरनेट रूइनिंग रेसलिंग फैंस की, इस चीज में डेफिनेटली फैंस को रूइन करा है कि फेक रूमर्स बहुत आते हैं हर चीज के, सिर्फ रेसलिंग के नहीं। क्योंकि भाई अगर तुम्हें पता ही है कि रूमर्स आ रहे हैं और ये रूमर्स हैं, तो उसको 100% बिलीव करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली उन रूमर्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, हम वीडियोस बना सकते हैं, ताकि हमारी कम्युनिटी जो है वो थोड़ी सी एक्साइटेड हो सके। लेकिन रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक का अभी होने का कोई चांस है नहीं, और सीएम पंक आई डोंट थिंक कि वापस आएंगे अभी बहुत जल्दी कभी WWE में। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आदित्य की तरफ से, एज शुड रियली विन द रॉयल रंबल और अनदर स्टार शुड विन, बट इफ WWE वांट्स रॉक वर्सेस रेंज एंड एज वर्सेस रैंडी एट रेसलमेनिया, then Edge has to win Royal Rumble. What is your opinion? अच्छा पॉइंट है, क्योंकि रॉक रॉयल रंबल जीतेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या एज रॉयल रंबल जीतेंगे? डेफिनेटली ऐसा होगा, क्योंकि दोनों मैचेस में से किसी एक सुपरस्टार को जो है वो रॉयल रंबल जीतनी पड़ेगी। एक अच्छा पॉइंट है, और मैं आपसे काइंड ऑफ एग्री करता हूं। आई डोंट थिंक रॉक रॉयल रंबल जीतने वाले हैं। आई थिंक एज को रॉयल रंबल जिताना और उनका रिटर्न कराना इज अ गुड थिंग, लेकिन क्या वो कहीं ना कहीं वेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी है रॉयल रंबल के लिए? आई डोंट नो, क्योंकि रॉयल रंबल को मैं हमेशा देखता हूं एक स्टार बिल्ड करने के लिए, जैसे आस्का थी, जैसे ड्रू मैकिंटायर थे। ये दोनों ऐसे बंदे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया, जिनका काइंड ऑफ पुश वहां से स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर सेंस बनती है और एज आगे रॉयल रंबल जीत के ऑटन को चैलेंज करते हैं और दूसरा मैच रॉक वर्सेस रोमन है, तो भाई मैं कुछ कंप्लेन नहीं करूंगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आता है प्रियांशु की तरफ से, ब्रो वॉर गेम्स मैच मेन रोस्टर या पीपीवी में क्यों नहीं होते? ऑल्दो लव योर वीडियोस। भाई देखो, इसका रीजन ये है कि विंस मैकमैन उन चीजों से एग्री नहीं करते जो ट्रिपल एच इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने फैंस के सामने, और इसकी सैड बात यह है कि वो फैंस सिर्फ एनएक्सटी के फैंस हैं, और मेन रोस्टर के कई लोग ऐसे भी हैं जो एनएक्सटी को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मेन रोस्टर को इतना ज्यादा हाइप करना आता है कि एनएक्सटी को बिल्कुल ही घटिया बोल देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और आई थिंक कि एनएक्सटी में जिस तरीके से हमेशा ट्रिपल एच कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं, उतनी ज्यादा नई चीजें हमें मेन रोस्टर पे नहीं देखने को मिलती। एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है मेन रोस्टर का शो। तो डेफिनेटली वॉर गेम्स, हैलोवीन, हैवक, ये सारे शोज अगर मेन रोस्टर पे आ जाएं तो भाई दुगना मजा हो जाएगा। लेकिन क्या विंस मैकमैन वो करेंगे? आई डोंट थिंक सो। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे डेमो गॉड की तरफ से, भाई रेट्रीब्यूशन की बुकिंग के बारे में आप क्या कहोगे? क्या इन सुपरस्टार्स को हर्ट बिजनेस के सामने बरी करने का प्लान है? इतने अच्छे स्टार्ट के बाद फिर उनको भगा रहे हैं शो से, आपको क्या लगता है? रेट्रीब्यूशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी बात करी थी Q&A में, और ये बहुत ही सैड सिचुएशन है एक बार फिर से कि भाई रेट्रीब्यूशन को तुमने हाइप करा, इतना ज्यादा हाइप करा, मिस्ट्री हैकर को भी इतना हाइप करा, और जब एक्चुअली में एंड हुआ उस चीज का तो किसी को मजा नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको पूरे दिन बोला गया कि भाई आज रात को खाने में पिज्जा मिलेगा, लेकिन जब आप डिनर टेबल पे जाके बैठे तो आपको कच्चा बेस पकड़ा दिया और बोला यही आज का डिनर है। तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसे ही मुझे इसके बारे में फील हो रहा है। आई थिंक रेट्रीब्यूशन इज डेड, और वो जो पिज्जा बेस है आप क्या करेंगे? उठा के डस्टबिन में फेंक सकते हैं, या फिर आप उसको वहीं छोड़ के चले जाएंगे, और ऐसा ही फैंस रेट्रीब्यूशन के साथ करेंगे। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है AS रेसल की तरफ से, विच इज अ रैपिड फायर, पिक वन, शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट रेसलिंग स्किल्स। वाओ भाई, ये इसे कहते हैं मतलब फसाना, लेकिन मैं तब भी कहूंगा शॉन माइकल्स, क्योंकि उनकी तारीफ जो करी है इस वीडियो में। बॉबी लैशली और स्कॉट स्टाइनर बेस्ट फिजिक बॉबी लैशली, सीएम पंक और स्टोन कोल्ड बेस्ट माइक स्किल्स, I have to give it to CM Punk, Tombstone pile driver और F5 Tombstone, Jeff Jarrett और Elias better musician। What? better musician कौन है भाई? दोनों म्यूजिशियन इतने अच्छे तो नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इलायस, क्योंकि मैंने जेफ जैरेट का कुछ ज्यादा म्यूजिशियन वाला काम सुना नहीं है। और ब्रॉन स्ट्रोमन और खली बेटर मॉन्स्टर, आई थिंक इट इज खली, बिकॉज एटलीस्ट खली को थोड़ा बेटर दिखाया जाता था, इतना नूब नहीं था खली जितना कि ब्रॉन स्ट्रोमन है मेन रोस्टर के ऊपर। तो गाइस ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। डेफिनेटली आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में दे सकते हैं। अगर आपको लगता है मैंने कोई आंसर गलत दे दिया है, आप इससे डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स में जाएं और बताएं, क्योंकि यही कम्युनिटी का सवाल है, यही हमारा यहाँ पे पॉइंट है कि हम आके एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।